हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सीआईएसएफ नई भर्ती। सीआईएसएफ ने अपनी नई भर्तियां निकाल दी हैं। भर्तियां कितनी है? 1149 भर्तियां निकाली हैं। इस बात को समझ लीजिए, 1149 भर्तियां निकाली हैं इन्होंने। कांस्टेबल फायर कांस्टेबल फायर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली है। अभी देखो, आपने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था। एसएससी जीडी के एग्जाम में सीआईएसएफ की बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिली, जहां पर आपने आवेदन भी किया होगा। पर मैंने सुबह एक बात करी थी, एक मॉर्निंग में एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि जो बड़ी हायरिंग होती है ना, बड़ी भर्तियां होती हैं, उसमें टेंशन ज़्यादा होती है। ये छोटी अलग अलग सीआईएसएफ में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनकी भर्तियां अलग अलग रूप से निकाली जाती हैं। हर एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, सीआईएसएफ की बात नहीं कर रहा मैं, हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। हर डिपार्टमेंट में छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पर एक अलग तरीका की वैकेंसीज निकाली जाती हैं। और वो वैकेंसी क्या होते हैं? छोटी छोटी वैकेंसी होती हैं, जहाँ हमारी कामयाबी के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। चलो भाई, कांस्टेबल फायर की जो वैकेंसी निकाली है, 1148 वैकेंसी निकाली गई हैं। और यहाँ पर केवल जो आवेदन कर सकते हैं वो पुरुष आवेदन कर सकते हैं, महिला इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर भाई? यहाँ पर भर्ती कौन कौन देख सकता है? भाई, सीआईएसएफ की जो नई भर्ती आई है कांस्टेबल फायर में आई है। 1149 भर्तियों के पद हैं और इन पद को कौन भर सकता है? पुरुष ही भर सकते हैं। ये कंपटीशन को देखना। इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा कि किस तरीका से आपका सिलेक्शन यहाँ आसानी से हो जाएगा। अगर मैं एज की बात करूं भाई, इसमें सबसे पहले पंडा आता है एज। भाई, एज जो है यहाँ पर एज है 18 से 23, 18 से 23 वर्ष एज है। अगर आप 18 से 23 वर्ष जहाँ पर एज ली गई है, यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है वो 18 से 23 है। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए तो 23 हो गई, 18 से 23 है। अगर आप एससी ओबीसी में से बिलोंग करते हो, ओबीसी में हो, तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। और आप अगर एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। इस चीज़ को भी याद रखना। एज कितनी है? 18 से 23 वर्ष इसकी एज है। ओबीसी में 3 साल की छूट है, एससी एसटी में 5 साल की आपको छूट देखने को मिल रही है। उसके बाद में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमारा समझ में नहीं आ रहा कि एज कैसे हो। भाई, सीधा सीधा अपना एक फंडा लगा लो, दिमाग में जोड़ लो, दिमाग का यूज करो। देखो, ओबीसी में हो 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी में हो 5 साल की छूट मिलेगी। एक और इंस्ट्रक्शन में यहाँ बात करी गई है, जिस बच्चे का जन्म 5/3 सन 1999 से 5/3 सन 1999 से 4/3/2004 के बीच है, इन दोनों सन के बीच में है, वो अपना आवेदन यहाँ आंख मीच कर दे। क्लियर है? ये जनरल के लिए है। फिर तो इसमें 3 साल की छूट मिल जाएगी और बढ़ जाएगी, 5 साल की छूट मिल जाएगी और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब आप सीधा सीधा ये समझिए, यहां पर अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 18 से 23 साल आपकी नापी जाएगी, जनरल से हो तो। अगर आप ओबीसी में हो तो 3 साल की छूट ओबीसी में मिलेगी। अगर आप एससी या एसटी में हो तो आपको पूरे 5 साल की छूट यहां पर मिलने वाली है। क्लियर भाई? उसके बाद बात करता हूं एलिजिबिलिटी की। भाई, यहां पर जो एलिजिबिलिटी है ये बहुत ज्यादा टफ क्रिया बना दे। यहां पर पेपर को ही, पूरा पैटर्न को, पूरे सिस्टम को ही हिला डाला। इन्होंने की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो भाई, इन्होंने कहा है कि ये भर्ती 12th लेवल से है, 12th क्लास से भर्ती है। ये 12th क्लास से भर्ती है। यहाँ पर 12th क्लास से जब भर्ती है तो 12th वो ही बच्चा इसमें आवेदन कर पाएगा जिसके पास 12th में SCENC साइंस, कहने का मतलब PCM है, जिसके पास PCM है। केवल वो ही बंदा इसमें आवेदन कर सकता है जिसके पास क्या है? PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। 12th क्लास कितनी होनी चाहिए? 12th क्लास में आपके पास PCM अनिवार्य है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मजे आ गए। मजे क्यों आ गई भाई? हर बच्चे देखो, यहाँ तो ना तो आर्ट का बालक भर सकता, ना कॉमर्स का बालक भर सकता, ना बायोलॉजी का बालक भर सकता। यहाँ पर ये तीनों कैटेगरी तो डाउन हो गई। जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो ही इसमें आवेदन कर पाएगा, अदरवाइज आवेदन नहीं कर सकता। क्लियर है? ये समझ में आ गया आपके? 12th पास वैकेंसी है। इसमें जिस बच्चे के पास साइंस होगा, जिसने PCM से 12th क्या है, वो ही इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। ऊपर से एक और बात याद रखना भाई, एक चीज और याद रखना, यहाँ पर एक चीज बतानी भूल गई। इसके CISF के जो फॉर्म है कब से स्टार्ट होंगे? ये 29 जनवरी 2022 को स्टार्ट होने हैं। क्लियर? इस तारीख से इसका आवेदन स्टार्ट होगा। और इस तारीख कब आवेदन क्लोज कब होगा? इसका आवेदन जो क्लोज होगा भाई साहब वो होगा 4 मार्च
4 मार्च 2022। सो आप सभी से मेरी ये अपील है कि 29 जनवरी के बाद और 4 मार्च, कहने का मतलब फरवरी में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा देना, क्योंकि आगे जाके क्या होता है, साइट बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इस बात को याद रखना। 29 तारीख से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, 4 मार्च लास्ट डेट है, 4 मार्च को फॉर्म भरने समाप्त हो जाएंगे। तो आप 4 मार्च का ही वेट मत करना, उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लेना। क्लियर भाई। इसमें एलिजिबिलिटी मैंने बताया, वो ही बच्चा फॉर्म भर पाएगा जिसके पास 12th में साइंस साइड है। ना तो इसे आर्ट साइड भर सकता, ना कॉमर्स वाला भर सकता, ना भाई बायोलॉजी वाला भर सकता। क्लियर है। आगे मैं बात करना चाहूंगा, आगे इसमें क्या है कि हाइट कितनी होनी चाहिए। पुरुष की भर्ती है तो पुरुष की हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट होनी चाहिए पुरुष की। मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 होनी चाहिए। और भाई साहब जो चेस्ट है, चेस्ट क्या होनी चाहिए, 80 और 85 के मध्य होनी चाहिए, 80 और 85 के बीच होनी चाहिए। नॉर्मल चेस्ट 80 से 85 होनी चाहिए। और फुलाव करके, क्या करके, फुलाव करके 5 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट होना चाहिए। सपोज करो मैं ये नॉर्मल खड़ा हूं, मेरी 80 चेस्ट है। क्लियर। जब मुझसे कहा जाएगा फुलाव करो, तो मैं सांस लेके अपने उसको फुलाता हूं, तो उसमें क्या है कि कम से कम 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। क्लियर भाई। इसमें दौड़ है आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ है, जो 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। यहां पर ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, नॉर्मल सी बातें जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में सिलेक्शन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो मजे तो यहां आ जाते हैं बच्चों के। क्या सिलेक्शन प्रक्रिया में, सिलेक्शन किस तरीका से होना है, इस चीज को समझना भाई। सिलेक्शन कैसे होना है, इसमें मैंने सेक्शन लिख दिया। सिलेक्शन कैसे होना भाई, सिलेक्शन को समझो किस तरीका से हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले आपकी होगी रनिंग। क्या होगी, सबसे पहले आपकी होगी रनिंग। रनिंग के बाद में होगी आपकी नाप तोल होगी। देन उसके बाद में आपका फॉर्म, फिर होगा रिटन एग्जाम। क्या होगा, फिर होगा आपका रिटन एग्जाम। देन उसके बाद है मेडिकल होगा। बात को समझो। देखो पहला नंबर 1149 भर्तियां हैं, कम से कम 12 या 15 लाख के बीच में इसमें आवेदन होने हैं। 12 और 15 लाख के बीच में आवेदन होने, 12 लाख या 15 लाख इसमें क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे। क्या पता इससे कम भी हो, रीजन है भाई साइंस साइड वाले ही भर पाएंगे। तो 12 या 15 लाख के बीच में इसके रजिस्ट्रेशन मान लो। फिर होगी आपकी दौड़ में कम, सपोज करो मैंने 12 लाख ना मानकर 15 लाख माने। फिर होगी रनिंग में कम से कम 5 लाख बच्चे बाहर हो जाएंगे। 5 से 5 7 5 6 7 इतने बच्चे, 50% वाला बाहर हो जाएगा। 50% वाला बाहर हो जाएगा, बचा 7 लाख बच्चा। 7 लाख बच्चे की फिर नाप तोल होगी। नाप तोल में भी कुछ बच्चे डाउन हो जाएंगे। डाउन होने के बाद में जो रिटन में बैठेंगे, वो 5 लाख के अप्रॉक्स बच्चा कहाँ बैठेगा, रिटन एग्जाम में बैठेगा। 5 लाख बच्चे का जब रिटन होगा तो रिटन भी एक अच्छे लेवल का रिटन होगा। इस बात को समझ जाओ, जब 5 लाख बच्चों का रिटन कराएंगे 1149 भर्तियों के लिए, तो अच्छे लेवल का रिटन होगा। क्लियर है भाई। सबसे पहले क्या होनी है, आपकी रनिंग होनी है, फिर नापतोल होगा, फिर रिटन होगा, फिर देन उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आगे बात करना चाहूंगा भाई सिलेबस की। अगर मैं बात करना चाहूँ सिलेबस क्या है इसका सिलेबस देख लीजिए भाई। देखो सिलेबस क्या है इसका, नॉर्मली सिलेबस है 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक के ही नंबर होंगे, और टोटल 60 दूनी 120, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे का क्या दिया जाएगा, 2 घंटे का पेपर को सॉल्व करने का आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर पेपर किस में होना है, देखो हिंदी या अंग्रेजी, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 25 अंक के होंगे। क्लियर भाई। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो 25 अंक के होंगे। मैथ की बात करूं भाई, मैथ में भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो 25 अंक के होंगे। और रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और जीएस करंट अफेयर सामान्य ज्ञान जो भी आ जाता है, 25 ही होंगे और 25 ही आपको अंक मिलेंगे। कहने का मतलब 100 नंबर 100 प्रश्न। क्लियर है भाई। ये प्रक्रिया आपके रहने वाली है। यहाँ सबसे ज़्यादा मज़ेदारी की बात यह है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अभी ये डिक्लेयर नहीं है कि ये एग्ज़ाम किस तरीक़ा से होने वाला है। पर एक चीज़ यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, ये सबसे बेस्ट है।
नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी ये क्लियर नहीं है कि एग्जाम ऑनलाइन होना या ऑफलाइन होना, ये क्लियर नहीं है, बट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपका ये सभी प्रक्रिया हो जाती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पे स्केल किस लेवल का मिलेगा और सैलरी क्या मिलेगी। भाई पे स्केल जो है इसका 3rd लेवल का है, 3rd लेवल का पे स्केल है भाई। पे स्केल किसका है, पे लेवल इसका स्केल है भाई इसका 3rd लेवल का। यहाँ पर आपकी सैलरी 21,600 से 21,700 से स्टार्ट होगी और 69,100 इतने तक आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। 21,700 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी और 69,100 आपकी सैलरी पूरी दी जाएगी। भाई ये सैलरी स्केल है। अगर मैं बात करना चाहूँ कि भाई इस प्रकार इस जॉब को हम पाएंगे कैसे, तो भाई याद रखना इस जॉब को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आजकल कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन दिन पे दिन हैवी होता जा रहा है, एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा चालाक हो गया, तो यहाँ पर आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर क्या है कि जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल में अगर बच्चा बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी से है, तो यहाँ पर उसे 70 नंबर कट ऑफ में लाने ही पड़ेंगे। 70 नंबर फाइनल कट ऑफ में लाना पड़ेगा, तब जाकर उसका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर EWS से हो, EWS फार्म की सहायता से आप इसमें आवेदन कर रहे हो, तब भी आपको 65 प्लस नंबर रखने ही पड़ेंगे। ये प्लस में है भाई। अगर जनरल में हो 70 प्लस नंबर रखने पड़ेंगे और EWS में हो तो 65 प्लस नंबर आपको यहाँ रखने पड़ेंगे। अगर आप OBC से हो, तो उसको भी 65 प्लस रखने पड़ेंगे। अगर OBC से हो तो उसको भी 65 प्लस नंबर अपने रखने पड़ेंगे। अगर आप SC से बिलोंग करते हो, तो आपको 60 नंबर प्लस रखने पड़ेंगे। अगर आप ST से बिलोंग करते हो, ST से आते हो, तो आपको 58 प्लस करने ही पड़ेंगे। ये तो है भाई नॉर्मल। इसमें एक्स सर्विसमैन वाले बंदे भी आ जाते हैं। एक्स सर्विसमैन, कुछ बंदे जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी भारी भरकम छूट मिलती है। तो उनका भी अगर एज, सपोज करो कोई आर्मी में बंदा था, 18 साल की जॉब करी और अपने टाइम पहले आ गया, उसको भी यहाँ चांस मिलेगा। एक्स सर्विसमैन की कोई भी गवर्नमेंट जॉब, वहाँ एक्स सर्विसमैन को चांस मिलता ही मिलता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर रखने पड़ेंगे, 50 प्लस आपको नंबर रखने पड़ेंगे, तब जाकर आपका इस CISF की जो भर्ती है 1149 वाली कांस्टेबल फायर की, इसमें आपका हो पाएगा सिलेक्शन। अगर आप इस तरीक़ा से फॉलो करते हो, जनरल में हो तो 70 प्लस ये नंबर आपको रखने पड़ेंगे। कहने का मतलब आपको तैयारी अच्छी लेवल की यहाँ पर करनी पड़ेगी। भाई सीधी सी बात है, भर्ती है छोटी सी, तो जल्दी ही भर्ती क्लियर हो जाएगी। इस भर्ती में ज़्यादा झोल बोल नहीं होने वाला, नॉर्मली झोल होगा, इसे ही आसानी से क्लियर कर देंगे और भर्ती बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो भर्तियाँ कम मात्रा में निकलती हैं, उनमें कोई भी झोल नहीं आता। वो भर्तियाँ आराम से क्वालिफाई हो जाती हैं, आराम से निकल जाती हैं, और ना ही सरकार को उनका काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और गवर्नमेंट उन्हें अच्छी तरीक़ा से नौकरी दे देती है। पंगा कहाँ पड़ता है? पंगा पड़ता है यहाँ बल्क में भर्तियाँ निकलती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा देखने को मिलता है। पर ये 1149 की भर्ती है, चुटकियों में ही भर्ती क्लियर हो जाएगी। कहने का मतलब 2022 में ही ये भर्ती फिनिश हो जाएगी, 2022 में ही ये बंदे ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि CISF की जो नई भर्ती आई है, इसकी सभी जानकारी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ गए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बाय।